गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सही बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर जो रहेगा ना बेटा, वो थोड़ा सा और ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है, राइट? तभी जाकर आप कल का पेपर बहुत अच्छे ढंग से दे पाओगे। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही होगी, ठीक है? तो ऐसा है कि जो जीओसी है ना, जीओसी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप लोग को समझने के लिए, अगर आप रेगुलर क्लास के अंदर आते हो ना, किसी बैच के अंदर बैठते हो आप लोग, तो उसमें कम से कम नहीं तो 1 मंथ लगता है, ठीक है, जीओसी समझने के लिए, जीओसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? चलो फिर मैं आ जाऊं सामने, फैक्ट करना है। लो भाई आ गया, ठीक है। चलो, ओके गुड। तो क्या है कि जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसको सीखने के लिए रेगुलर क्लास के अंदर कम से कम तो 1 मंथ लग जाता है, ठीक है? तो ये कोई इतना इजी टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बिल्कुल पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपने उसी चीज को देखना है और उसी चीज के लिए आपने आंसर निकालना है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं आज, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। करना क्या है, देखो अब देखो, जो बच्चे बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं इंटरनेट की वजह से, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, है ना? क्या है, साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बात कही थी कि सर, जो टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, राइट? जो टेट्राहेड्रल का जो शेप है, उसको आप इस तरीके से देखते हैं, है ना? इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, जैसे मर्जी हो गया। साइंटिस्ट एक बात कहना चाहता है, आज के साइंटिस्ट का नाम है फिशर, ठीक है? जो हमारा टॉपिक होगा वो भी होगा फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है? तो होता क्या है, साइंटिस्ट ने एक बात कही कि आप कभी भी किसी भी जगह जब बैठे हुए होगे, एक मॉलिक्यूल को जब अलग अलग एंगल से देखोगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी, तो एक एटम आपके करीब और एक एटम आपसे दूर नजर आएगा, और दो एटम बिल्कुल आपके सेम डिस्टेंस पर नजर आएंगे, ठीक है? तो साइंटिस्ट ने ये कहा, चाहे मॉलिक्यूल इस तरीके से पड़ा हुआ हो, चाहे मॉलिक्यूल इस तरीके से पड़ा हुआ हो, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप मॉलिक्यूल को अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं, तो कंक्लूजन में आपने ये डालना है कि आप मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से घुमाएं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एटम आपकी तरफ हो और वर्टिकल लाइन पे एटम आपसे दूर की तरफ। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ हो, आप उसको इस तरीके से अरेंज करोगे कि हॉरिजॉन्टल पे जो एटम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल पे जो एटम्स है वो आपकी तरफ हो, और वर्टिकल पे जो एटम है वो आपसे दूर की तरफ हो, ठीक? तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, जैसे मान लो आपको दे दे कि सी एच ओ एच NH2, इसको मैं CH3 कर देता हूं, और ये आ गया साहब H, ठीक है? ये मॉलिक्यूल किस तरीके से पड़ा है, सी के ऊपर CH3, सी के साथ OH, ओके? और C के NH2 नीचे नहीं पड़ा है, NH2 कहां पड़ा है, बाहर की तरफ, और H ऊपर नहीं पड़ा है, कहां पड़ा है, पीछे की तरफ। तो साइंटिस्ट ये कहना चाहता है कि सर, अगर आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से पड़ा था, इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है? और अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से पड़ा होगा, तो आप उसको इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो, ओके? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ऐसा है, तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? देखो, अगर हॉरिजॉन्टल पे ही एटम लाना है ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो मैं कहूंगा दिमागी बच्चों, अगर आप इसको इस तरीके से ऐसे करके, आसान है, मतलब ये करना आसान है और ये करना आसान है, तो आप इस वाले चक्कर में ऐसे क्यों घूमोगे? समझ में आ रही होगी मेरी बात? मतलब अगर ऐसा है तो ऐसे घुमा दो, अगर ऐसा है तो उसको ऐसे घुमा दो, ओके?
तो हॉरिजॉन्टल पे जो एटम्स होंगे वो आपकी तरफ होंगे, वर्टिकल पे जो एटम होंगे वो आपके तरफ होंगे। तो जब मैंने इसको इस तरीके से घुमाया तो जो मेरे ऊपर और नीचे वाले एटम थे वर्टिकल वाले वो कहाँ गए थे, पीछे की तरफ, है ना। तो इसको हमने किया साहब CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा अपना OH, ओके। और जो इस वाली पोजीशन पे थे वो कहाँ पर आए, दोनों आगे की तरफ। तो ध्यान देखना, जो ये वाला एलिमेंट है वो इस साइड को आ जाएगा और पीछे वाला एलिमेंट इस साइड को आ जाएगा। तो मतलब जो H है वो आगे की तरफ इस साइड को आ जाएगा और जो NH2 है वो आगे की तरफ इधर को आ जाएगा, राइट। क्या आप लोग को इतनी बात क्लियर होगी? मैं जल्दी हाँ या ना बताओ फिर। ओके, सो अब मैं एक बात आपको बताता हूँ। अभी तक जो हमारे बुक्स के अंदर कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से पढ़ा होता था, इस तरीके से, तो हमें कभी ज्यादा ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये एटम, ये सेंट्रल एटम sp3 होने के बावजूद इन सभी एलिमेंट्स को 90 डिग्री पे कैसे रखता है। तो आज आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि बेटा ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड 2D के अंदर बना है। बट अकॉर्डिंग टू फिशर साहब, जो हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि वर्टिकल पे जो एटम पड़े हैं ना वो पीछे की तरफ पड़े हैं और हॉरिजॉन्टल पे जो एटम पड़े हैं वो आगे की तरफ पड़े हैं। ठीक है, तो आपको अब यही बात इमेजिन होनी चाहिए, हमारा H ऐसे पड़ा हुआ है, NH2 ऐसे पड़ा हुआ है, CH3 अपना ऐसे पड़ा हुआ है पीछे की तरफ और OH हमारा पीछे की तरफ पड़ा हुआ है, ओके, राइट। एक और चीज, एक मैं और लेके चलता हूँ, देखो इससे मान लो C के साथ COOH, CH3 OH, एक सेकंड, CH3 OH एंड देन H। तो देखो, अब जो मॉलिक्यूल है COH ऊपर की तरफ, CH3 इधर की तरफ, OH आगे की तरफ और H पीछे की तरफ। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा सर, कार्बन के ऊपर और नीचे कौन सा एलिमेंट हुए, ऊपर हो जाएगा COOH, नीचे हो जाएगा अपना कौन, CH3। और जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो OH बाहर की तरफ था तो OH इधर को आ जाएगा और H जो है वो इस साइड को आ जाएगा, ओके, नो इश्यू। अब क्या हुआ, अब मैं इसको 2D में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आराम से। सर यहाँ पे आ जाएगा COOH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना H। तो अब हम सीखने जा रहे हैं, हमने अभी ये सीख लिया कि 3D वाले मॉलिक्यूल को 2D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अगला अगला पॉइंट इसके अंदर जुड़ता है R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, R का मतलब होता है, R का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस, और S का मतलब होता है सिनिस्टर। ये दो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था, इस मॉलिक्यूल को किस किस तरीके से देखा जा सकता है। रेक्टस का मतलब था, मतलब ये ग्रीक लैंग्वेज में था और इंग्लिश में इसका मतलब था क्लॉकवाइज, ठीक है। और सिनिस्टर का मतलब था अपना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक और बात, मैं आपको डायरेक्टली टेक्निक सिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू CIP रूल, अकॉर्डिंग टू CIP रूल, है ना, जो हमने उस दिन सीखे थे, 3 रूल सीखे थे, उसी के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। आप इनको नंबरिंग दो अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जिसका बड़ा होता है उसको नंबर 1 दिया जाता है, उसके बाद 2 3 4। तो कार्बन के साथ जुड़ा है O N C एंड H, तो O का एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या होगा, ये आ जाएगा 1, ये वाला आ जाएगा 2, ये वाला आ जाएगा 3 और ये वाला आ जाएगा 4।
देखो ये भी सी है, ये भी सी है। सी ये डबल बॉन्ड ओ वाला है और ये सिंगल बॉन्ड ओ वाला है, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है, फिर डबल बॉन्ड को मिलती है, फिर सिंगल बॉन्ड को मिलती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, इफ इस बात को लिख लो, इफ फोर्थ, इस बात को लिखना अभी लिख लो, मैं इसको रब करूंगा। इफ फोर्थ ग्रुप, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप present at, देखो, if fourth priority group present at vertical position, vertical position, vertical position, right, तो आप एक से दो, दो से तीन जाएंगे, एक से दो, दो से तीन। अगर क्लॉकवाइज आता हो तो आर बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज आता हो तो एस बोलेंगे। इसका मतलब ये है, आपका अगर फोर्थ वर्टिकल वाले में आएगा तो उसको छुपा दो और 1 2 3 घूम कर देखो। अगर आपका हाथ क्लॉकवाइज जाए तो आप उसको आर बोल देना, अगर आपका हाथ एंटी क्लॉकवाइज जाए तो आप उसको एस बोल देना। अब इसको लिख लो, अब इसको लिख लो। और if fourth priority group is present, जल्दी लिखो प्लीज। If fourth priority group is present at horizontal position, at horizontal position, then go for 1 to 2 and 2 to 3। एक से दो, दो से तीन से जाएं, और अगर आपका एरो क्लॉकवाइज आता हो तो आप उसको एस बोल देना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता हो तो आप उसको आर बोल देना। ये टेक्निक है। फिशर प्रोजेक्शन समझाने के लिए भी आधे घंटे की पूरी कहानी है। तो अभी जैसे कल आपका पेपर है तो मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं आपको डायरेक्टली टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जहां तक लोगों को पता नहीं होगी तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अबे यार रिपीट कर दो, यहाँ लिख तो दिया भाई, कहता रिपीट कर दो। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अब इसको समझाऊंगा मैं, इसको लिख लो आप बस तक। ये चीज लिख ली है, ये चीज लिख ली आप लोगों ने, जल्दी बताओ फिर मैं आगे चलूं। लिख लिया? ओके। अब इधर ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, समझ में आया तो अभी लिख दूंगा, लिख दूंगा। देखो क्या है, जो बात सिर्फ बोल रहा हूं बेटा, देखो उसी को समझना पड़ेगा, उसी को सुनना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सुनो, आपने मॉलिक्यूल को 3D से 2D में रिप्रेजेंट करना सीख लिया, ये रही पहली बात। सीआईपी रूल अभी तक तो बच्चे बोल थे हमने कल का पढ़ रखा है। सीआईपी रूल का पहला रूल यही था कि अगर कोई चार एलिमेंट लगे हुए हैं तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको नंबरिंग करो। तो जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ा, जैसे O N C H, O का एटॉमिक नंबर बढ़ा तो 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4। साइंटिस्ट ये कहता है कि जब आपने इसको नंबरिंग दे दी तो आप फोर्थ वाले को छुपा दो। 1 2 3 4 जब आपने दे दिया तो फोर्थ वाले को छुपा दो और 1 2 2 2 2 3 जाकर देखो। तो मैंने क्या किया, 1 2 2 2 2 3, 1 2 2 2 2 3, 1 2 3, तो मेरा हाथ आ जा रहा है क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर ऐसा हो तो इसको क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, तो कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, और फोर्थ पोजीशन किस पे बैठी है, हॉरिजॉन्टल पे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी एस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस। अभी जो मैंने आपको यहाँ बात लिखवाई थी कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे होता तो आप आर को आर बोलते, एस को एस बोलते। अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे बैठा है तो आर को आप एस बोलोगे और एस को आप आर बोलोगे, ठीक। तो जैसे अब ये वाला ऑप्शन है, तो 1 2 3 4, 4 वाले को छुपा दो,
फिर 1 2 2 2 2 3 गए, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कहां बैठा है? फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे, तो एंटी वाला है तो आप इसको क्या बोलोगे? आर। अगली बात, साइंटिस्ट ये कहता है, जरा ध्यान से सुनना, आ गया समझ? राइट। साइंटिस्ट ये कहता है, वैसे जरा गौर से सुनना, कि इसमें आप डबल शिफ्टिंग करके मॉलिक्यूल को एक जैसा बना सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, तो उसके साथ साथ आपको कोई एक और शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब मान लो कि अगर मैं हाइड्रोजन को ऊपर कर दूं, हाइड्रोजन को मैं यहां कर दूं और इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं, मतलब पहले मैंने इसको शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट किया। देखो ध्यान से देखते रहोगे तभी आपको लाइन समझ में आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने H को ऊपर शिफ्ट किया और CH3 को नीचे शिफ्ट किया, ठीक है। OH को इधर शिफ्ट किया एंड NH2 को इधर शिफ्ट किया। फिशर साहब ये बोलना चाहते हैं कि अगर, एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट के कहने का मतलब ये था कि अगर आपको मॉलिक्यूल, एक बच्चा जो सामने से देख रहा है उस मॉलिक्यूल को क्या दिखेगा कि ये उसकी तरफ है, ये ऐसे है और वो ऐसे है, ठीक है। सामने वाला बोलेगा भैया मेरी साइड पे ये है, इधर वाला बोलेगा भैया मेरी साइड पे ये, ऊपर वाला बोलेगा भाई मेरी साइड पे ये है। तो साइंटिस्ट ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग सारे कहीं भी बैठे हो तो इसका मतलब था कि मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, मॉलिक्यूल को घुमाना पड़ेगा। तो कहते भाई घुमाने के बाद फिर मेरे को शेप अलग नजर आ जाती है। अगर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, तो आप जल्दी से जज थोड़ी कर पाओगे कि भाई मॉलिक्यूल पहले वाला ही या दूसरे वाला है, ठीक। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया तुम इतना परेशान मत हो, किसी दो ग्रुप को चेंज कर दो, किसी दो ग्रुप को चेंज कर दो, जो आपको नहीं दिख रहा है उसको अपने पास ले आओ, बट आपको उसके साथ साथ कोई ना कोई एक और शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक और शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको वही बात सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं कि अगर आप लोग डबल शिफ्टिंग करोगे तो इस मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वही कॉन्फ़िगरेशन सामने भी आपको दिखाई देगी। देखो कैसे, आप इसको नंबरिंग करो, देखो 1 1 2 3 एंड देन 4। कितनी बार क्लियर हो? 1 2 3 4। अब 4 वाले को मैंने छुपा दिया, 4 को छुपा दिया। अब मैं कैसे जाऊंगा? देखो 4 वाले को छुपाने के बाद मैं कैसे जाऊंगा? 1 2 3 1 2 3। कैसे जा रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ वाला हमारा वर्टिकल पे बैठा हुआ है, और अगर वर्टिकल बैठा है तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या बोलूंगा? एस। अब एक और बात, आप डबल शिफ्टिंग किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, किसी भी तरीके से। मतलब आप चाहो तो इसको यहां से यहां ले आओ पहले, और इसको आप यहां से यहां ले आओ, ये रहा से, ठीक है। तो मैं यहां पे बनाता हूं आपके लिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा। देखो आपने पहले शिफ्ट किया, H नीचे आएगा, NH2 ऊपर जाएगा, CH3 इधर जाएगा, तो OH उधर जाएगा, ठीक। नंबरिंग दो फिर से, नंबरिंग सर ये रही 1, ये रही 2, ये रही 3 और ये रही 4। फोर्थ वाले को आपने छुपाया और 1 2 2 2 2 3 गए। कैसे जा रहे बताओ? 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ वाला बैठा है वर्टिकल पे, तो एंटी क्लॉकवाइज की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगी साहब? एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई बेटा? प्लीज जरा जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे चलूं। मैंने जो फिर से लिखा था बेटा, देखो मैंने डबल शिफ्टिंग करी, ऊपर से नीचे, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैंने शिफ्टिंग कर ली तो मैं नंबरिंग भी 1 2 3 4। मैं क्या हुआ, मैं फोर्थ को छुपाया, 1 2 3 गया तो एंटी क्लॉकवाइज आया। तो अगर फोर्थ वाला वर्टिकल पे पड़ा होगा तो क्लॉक को क्लॉक, एंटी को एंटी बोलेंगे। अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे होगा तो क्लॉक को एंटी, एंटी को क्लॉक बोल देंगे, ठीक है। ओके, अभी देखते रहो, अभी देखते रहो। अभी क्या हुआ? 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा?
अब मान लो कि आप इसमें भी डबल शिफ्टिंग करवाना चाहते हो। डबल शिफ्टिंग मान लो आप चाहते हो कि सर इसको इससे शिफ्ट करवा दूं और मैं इसको इससे शिफ्ट करवा दूं। मान लो आपने पहले इसको शिफ्ट करवाया, दूसरी बार आपने इसको शिफ्ट करवाया, ठीक। तो क्या बना, देखो मॉलिक्यूल को देखो, आप OH को ऊपर लेकर जा रहे हो, COH को यहां लेकर आओगे। जरा ध्यान से देखो, सॉरी एक सेकंड गलत हो गया। आपने पहले इसको शिफ्ट किया, H को वहां लेकर गए, OH को यहां लेकर आए, OH यहां आया, ठीक है। अच्छा इसको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इसको तो यहीं रखो, ठीक है। OH यहां आया, H वहां गया। उसके बाद सेकंड आपने इसको शिफ्ट करवाया, तो H यहां से जाकर यहां चला जाएगा और COOH यहां पर आ जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, पहले आपने इसको शिफ्ट करवाया तो OH यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। इमेजिन करो H यहां आ गया। फिर सेकंड आपने इसको शिफ्ट करवाया, तो जब H यहां पे आएगा तो COH से रिप्लेस करके आएगा, तो इस तरीके से बन गया, ठीक। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, राइट। तो अब 4 को छुपाओ और 1 2 3 जाओ। 1 2 3 कैसे जा रहे हो आप? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हो और फोर्थ वाला वर्टिकल में पड़ा है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी सर? साइंटिस्ट आपको यही कहना चाहता है कि जो भी मॉलिक्यूल आपके सामने पड़ा है, अगर आप उसमें उसकी डबल शिफ्टिंग करते हो ना, तो वो मॉलिक्यूल आपको बिल्कुल उसी कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा, ठीक। बेटा अंशु से आपकी बात ठीक है कि आपको लग रहा है कि सर सेंट्रल एटम वो है अलॉन्ग ही घूम रहा है, वो तो ऑब्वियस की बात है, कार्बन के अलॉन्ग ही तो घूम रहा है। बट वही अगर मैं 3D में कर दूं ना, अभी आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहने का मतलब समझ रहे हो? मैं आपकी हालत खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर बच्चों को देखो ऐसे, तो वही मॉलिक्यूल आपको ऐसे इस तरीके से दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हो कि भाई ऐसे है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कर दूं तो क्या, अब मेरी बात बताओ, अब मैं ये चेंज करके बता रहा हूँ आपको, बताना जरा, क्या ये मॉलिक्यूल वही है या अलग है? तो नहीं पहचान पाओगे, आप तुरंत नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल को पहचाना किस तरीके से जाए, वो होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको पहचाना जाएगा। नंबरिंग बेटा CIP रूल के अकॉर्डिंग करनी है, जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ा उसको नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक डबल शिफ्टिंग और लेकर आता हूँ, एक डबल शिफ्टिंग और करता हूँ, बताओ कैसे। मैं ऐसे करता हूँ कि सर मान लीजिए आप इसको ऐसे शिफ्ट करवाकर ऐसे ऐसे पहले इसको शिफ्ट करवा दो 1 के साथ, और आप इसको इस तरीके से शिफ्ट करवा दो, सेकंड नंबर पे इसको शिफ्ट करवाना है, 1 पे इसको शिफ्ट करो, सेकंड पे इसको शिफ्ट करवाओ, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, H यहीं का यहीं रहा और पहले CH3 ऊपर गया है ना। अब इसको छुपा दो जरा, इसको छुपा दो, है ना। तो मैंने पहले इसको शिफ्ट किया, CH3 गया ऊपर, OH आया होगा नीचे, और OH ने फिर COH के साथ रिप्लेस कर दिया होगा, ओके। अब मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 एंड 4। तो 4 को छुपाने के बाद कैसे होगा, 1 2 3 R, क्या हो जाएगा 1 2 3 R। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी साहब? क्या आप लोग को बेटा इतनी बात समझ में आ गई? अंशु से यार अभी आप ये बात मत पूछो कि क्यों कर रहे हैं, अभी 4 बार तो बता दिया मैंने, डबल शिफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि आप डबल शिफ्टिंग जब करोगे तो मॉलिक्यूल आपको एक जैसा ही नजर आएगा। मतलब अगर मैं कहीं आपको ये दो ग्रुप, ये चारों ग्रुप कहीं इंटरचेंज करके दे दूं, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब देखो इस तरीके से, तो COH HOH एंड देन अपना CH, मान लो अगर आपको मैंने ये वाला ग्रुप दिया, ये वाला, और पूछूं कि पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या रिलेशन है, तो आप देखकर थोड़ी कुछ बता सकते हो पहले और दूसरे वाले में क्या रिलेशन है। तो अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो 1 2 3 1 2 3 S, तो ये क्या हो जाएगा सर R। आप बोलोगे सर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक ही है, क्योंकि इस पे लगे हुए चारों ग्रुप और इस पे लगे हुए चारों ग्रुप सेम है। दूसरी बात, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है
वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर ही है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आप निकाल लोगे। अब मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट होता फिर भी आप निकाल लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा आता है, पूछा जाएगा बेटा इन चारों में क्या रिलेशन है। ये चारों दिखने में बिल्कुल अलग अलग है, देखो ना, हर किसी का OH, हर किसी का H, हर किसी का CH3 अलग अलग पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो इनके आपस में रिलेशन क्या है, तो हम बोलते हैं सर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन ये होता है चारों के चारों किसी अगर आप दो एलिमेंट्स के बीच में, दो कंपाउंड्स के बीच में जब रिलेशन निकालने जा रहे हो तो उस पे लगे हुए चारों ग्रुप, उस पे लगे हुए चारों ग्रुप दोनों सेम होने चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो हम कहते हैं साथ आइडेंटिकल है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका वो क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, ये कहानी है बेटा। अब एक बात बताओ, मैं मान लो इस तरीके से खड़ा हूं, मैंने अपनी पंचिंग करी तो मेरे अंगूठे का ये अपना वो आ गया भाई, मेरे अंगूठे फिंगरप्रिंट्स आ गए। अब मैं ऐसे घूम जाऊंगा, मैं फिंगरप्रिंट करूंगा तो क्या मेरा फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा क्या? मेरी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाएगी मेरे फिंगरप्रिंट से? मैं चाहे ऐसे खड़ूं चाहे मैं ऐसे खड़ूं चाहे मैं जैसे मर्जी खड़ूं, फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में चल जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट पड़ा हुआ हो, उसकी डबल शिफ्टिंग करवा दो तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसका आंसर बता दे। ठीक है, अब अगली बात, इसको रब करता हूं मैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, ठीक है, एक बात को गौर से सुनना। जैसे मान लो, मैं आपको एक चीज, जो ऊपर वाला एग्जांपल था वो जो भी था, मैं एक चीज आपको बताता हूं। अगर मान लो कि CH3HOH एंड NH2, जैसे मान लो ये है ना, ये चीज है, तो पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले को छुपाएंगे, 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 आर, तो ये क्या हो जाएगा साहब एस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी एस। ठीक, मैंने इसी के सामने एक मॉलिक्यूल बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया CH3HOH एंड देन NH2 एंड देन NH2। ठीक है, पूछा ये गया कि भाई साहब इस इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 एंड देन 4, छुपाया 1 2 3 एस, तो ये क्या हो जाएगा आर। तो कभी भी कोई दो कंपाउंड्स के बीच में अगर आप रिलेशन निकालते हैं, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप, उस पर लगे हुए चारों ग्रुप अगर सेम है और कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है, अगर ये एस है और ये आर है, तो इनके बीच का रिलेशन इनेंशियोमर होता है। क्या होता है इसके बीच का रिलेशन? इनेंशियोमर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोग को गौरव बताता हूं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ बेशक कि मिरर इमेज की तरह हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप, इस पर लगे हुए चारों, अब मैं काम करता हूं, मैं एक अननेसेसरी कोई भी कंपाउंड बनाता हूं। ठीक है, ये रहा मेरा NH2, ये रहा मेरा OH, ये रहा मेरा H और ये मेरा CH। मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या रिलेशन है, चाहे वो मेरे इमेज की तरह हो या ना हो, उनके बीच में रिलेशन उनकी कॉन्फ़िगरेशन ही बताएंगे। तो क्या क्या नंबरिंग किया, देखो 1 2 3 4, छुपाओ 1 2 3 1 2 3 एस, 1 2 3 क्या हो जाएगा साहब एस, तो ये क्या हो जाएगा आर, आर हो जाएगा। फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल बैठा हुआ, विशाल दीवान पागल है भाई।
आर है तो एस कैसे हो गया? अबे रूल है, ये मॉलिक्यूल तुम घर से थोड़ी लेकर आओ भैया कि पहली बार मैंने इसको आर पढ़ लिया, नाना पटेगा बनो, पहली बार मैंने इसको आर पढ़ लिया तो जिंदगी में आर ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना भाई। चारों ग्रुप पे नंबरिंग करो, ये हमारे घर का तो कोई कंपाउंड है नहीं, हमने सिंपल से एक बात करी है, चार ग्रुप लगे हुए हैं उसको नंबरिंग दो 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। 4 अगर वर्टिकल पे पड़ा हुआ है तो आर को आर बोलो, एस को एस बोलो, अगर हॉरिजॉन्टल पे बैठा है तो आर को एस बोल दो, एस को आर बोल दो। तो ये आर से एस कैसे हो गए, एस से आर कैसे हो गए, ये क्या मतलब हुआ? अभी आगे सुनो। विशाल दिमान आराम से भाई, रिलैक्स हो गए, ठीक है, आराम से रिलैक्स हो गए। शांति रखो, किसी को कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। लास्ट टाइम, अब किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए इसके अंदर, पहले बता रहा हूं मैं, जब पूछूं तभी मैसेज आए। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि हम लोग शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास और लें, ठीक है, मैं उसमें आप लोग को और एक्सप्लेनेशन से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोग को कंक्लूजन बता रहा हूँ, रिलैक्स होकर सुनो। ये वेदिता, चारू, विशाल, धीमान, रिया, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अब कोई भी मैसेज अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सब आकड़ जो है ना तुम लोग अपने घर पे दिखाना, यहाँ पे नहीं दिखानी अभी, क्लास में रिलैक्स रहा करो। किसको बोला इसने, क्या बोला रहा है, ये क्या हो रहा है ये? दुनिया में हमें कोई भी कंपाउंड गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, तो हमने क्या किया, दुनिया में हमें कोई भी कंपाउंड गिवन हो जिसके ऊपर चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, तो हमने उस पे एटॉमिक नंबर रूल के हिसाब से, सीआईपी रूल के हिसाब से इनको हमने नंबरिंग कर दी, ठीक, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद हमने ये देखा कि अगर फोर्थ वाला वर्टिकल पे आता तो 1 2 3 जानने के बाद अगर क्लॉकवाइज आता तो हम उसको आर बोलते, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता तो हम उसको एस बोलते, ठीक। और अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे आता तो क्लॉकवाइज को हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्लॉकवाइज बोल देते। ओके, फिर दुनिया ने एक और काम किया, एक नया कंपाउंड पैदा किया, ये वाला, ये चल रहा है, ये पहले से आ चुका है जिंदगी में, अब ये दूसरा कंपाउंड आया। अब बोला ये कि भाई इस पर लगा हुआ चारों ग्रुप और इस पे लगा हुआ चारों ग्रुप दोनों तो सेम है, और एक ये भी भाई साहब आ गया, थर्ड वाला भाई साहब भी आ गया, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप भी पहले की इस तरह सेम है और इसमें भी सेम है, तो इन सब में आखिर क्या रिलेशन निकाला जाए, ठीक। तो उसने ये बोला कि भाई साहब पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 देकर आप इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया, इसका आपने एस देखा, इसका आपने आर, और इसका आपने देख लिया आर, तो इसको नंबरिंग दी 1, इसको नंबरिंग दी 2, और इसको नंबरिंग दी आपने 3। यहाँ पे मिरर इमेज होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं। तुमने क्या देखा, अगर आप किसी दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो तो क्या होगा, पहले आपने चेक करना है कि इस पे लगे हुए चारों ग्रुप और इस पे लगे हुए चारों ग्रुप सेम है कि नहीं, तुमने कहा साहब सेम है,
दूसरी बात, क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आ रही है? तो हमने कहा यस। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आती हो तो उन दोनों में रिलेशन इनेंशियोमर का होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मैंने क्या किया, मैंने रिलेशन बताया फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में। तो हमें क्या देखना था, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप और इस पर लगे हुए चारों ग्रुप सेम है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है, तो जब भी कभी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इनेंशियोमर। अब हमसे रिलेशन पूछा जाए सेकंड और थर्ड के बीच में, अगर हमसे रिलेशन पूछा जाए सेकंड और थर्ड के बीच में, हमने देखा साहब इसके पे लगे हुए चारों ग्रुप सेम है, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप सेम है दोनों में, और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, आइडेंटिकल। कि भैया ये दिखने में बेशक एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, दिखने में बेशक अलग दिखाई दे रहे हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन बता ये रही है कि सर ये आइडेंटिकल है। तो अगर आपको दिखने में नहीं लग रहा है आइडेंटिकल, तो जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ डबल शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं, दिखने में अगर आप इसको बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसकी या फिर इसकी डबल शिफ्टिंग करके ये, अगर आप इसकी डबल शिफ्टिंग कर रहे हो तो ये बन जाएगा, इसकी डबल शिफ्टिंग कर रहे हो तो ये बन जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? एक और बात बताता हूं, आइडेंटिकल हो गया। मैं अभी तक आपको सिखा रहा था डबल शिफ्टिंग के बारे में। अगर आप सिंगल शिफ्टिंग कर दो तो क्या होगा, देखो अगर मान लो मैं इसमें सिंगल शिफ्टिंग कर दूं, मान लो मैं ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे शिफ्टिंग कर दी मैंने, तो मैंने एक नया मॉलिक्यूल बनाया ऐसे, CH3 यहाँ का यही रहा, NH2 यहाँ का यही रहा, H यहाँ का यहाँ आ गया और OH जो है वो यहाँ का यहाँ रहा, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड देन 4, 4 को छुपाया मैंने, 4 को छुपाया, 1 2 3 गया, S है ना, 1 2 3 1 2 3 S, तो ये क्या रहेगा साहब, S रह जाएगा, क्योंकि फोर्थ वाला कहां पड़ा हुआ है, वर्टिकल पे, ठीक। अब मैं एक बात बताओ, अब मेरे से रिलेशन पूछा जा रहा है कि भैया 1 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड 4 के बीच में क्या रिलेशन है। मैं कहूंगा भैया मिलर ह्यूमन इमेज गए तेल लेने, ऐसे की तैसे, उस पर लगे हुए चारों ग्रुप, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप अगर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो रिलेशन क्या होगा उसमें, आइडेंटिकल। अगली बात, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे चारों रूट तो सेम है, और कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑपोजिट है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनेंशियोमर। अगर मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में रिलेशन कहूं, अब मुझे आप लोग आंसर बता दें, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी। ये देखो, थर्ड और फोर्थ के बीच में रिलेशन है ई, वेरी गुड साक्षी। अच्छा ई मतलब इनेंशियोमर। आदित्य को देखो आइडेंटिकल, वेरी गुड। अगर चारों ग्रुप लगे हुए सेम है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा साहब, अपना इनेंशियोमर। ठीक है गाइस, ओके, ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, टॉपिक को समझने में थोड़ा वेट करना पड़ता है, ओके। अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, मैं एक ऐसे एग्जांपल लेने जा रहा हूँ जिसमें आपको इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर सब देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो
इस मान लो मैंने 4 कंपाउंड बनाए हैं, अंशु सियाल, जो पिछला एग्जांपल था वो 3rd से 4 नहीं हुआ था मेरे लाल, मेरे पीले। मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल में सिंगल शिफ्टिंग कर दो ना, तो R से S हो जाता है और S से R हो जाता है। अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल में डबल शिफ्टिंग करवाते हो, तो अगर वो पहले से R था तो बाद में भी वो R रहेगा, अगर वो S था तो बाद में भी वो S रहेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल पहले से R है, उसमें अगर आप सिंगल शिफ्टिंग करवाते हो तो R होता तो उससे S बन जाता, और अगर S होता तो वो R बन जाता है। ठीक है, फिर हमने उसमें आपस में रिलेशन के बारे में बात करी। ओके, राइट। अब देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, जरा कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखता हूँ और सबके बारे में रिलेशन बताता हूँ जरा। देखो तो क्या होगा, 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 S, तो ये क्या हो जाएगा R, और 1 2 3 1 2 3 R R, ये क्या हो जाएगा S। इसको जल्दी से लिखो तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1 2 3 R, ये क्या हो जाएगा S। गाइस जरा ध्यान देखना, मैंने कॉन्फ़िगरेशन समझाने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, मैं इसके में रिलेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको 1 2 3 4 एंड देन 5। तो क्या हुआ, मेरे से पूछा ये जा रहा है कि सर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो गाइस बहुत ध्यान से एक बात सुनना, इस पर लगे हुए तीनों ग्रुप या इस वाले मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है। अभी तक आप लोग एक कायरल सेंटर के बारे में सीख रहे थे, अब आप सीख रहे हो 2 कायरल सेंटर के बारे में। तो क्या होता है कि ऊपर वाले के पास जो लगे हुए तीनों ग्रुप है या जो चारों ग्रुप है, H COH OH और ये वाला पूरा ग्रुप, नीचे वाले के पास भी वही ग्रुप है जो ऊपर वाले के पास ग्रुप है। ठीक, तो मतलब ये दोनों कायरल सेंटर जो हैं ये एक ही जैसे हैं, मतलब इस पर लगा हुआ चारों ग्रुप और इस पर लगा हुआ चारों ग्रुप सेम है। ओके, तो मैं जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन निकालूंगा, तो मैं अगर कोई ऐसा केस बनता है कि दोनों कायरल सेंटर सेम हो, तो हमें रिलेशन आमने सामने और क्रॉस में भी देखना चाहिए। अगेन रिपीट करता हूं, 2 कायरल सेंटर हो तो हमें अगर किसी एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में अगर रिलेशन निकालना होता है तो हम आमने सामने और क्रॉस में भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर लगे हुए चारों ग्रुप और इस पर लगे हुए चार ग्रुप सेम है, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप, इस पर लगे हुए चार ग्रुप भी सेम। ओके, ये रही बात कंक्लूजन की। अगली बात ये, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी भी एक डायरेक्शन से आइडेंटिकल आ जाए और दूसरे डायरेक्शन से वो इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर लग रहा हो, तो हम उसको आइडेंटिकल ही बोलेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी और तरीके से कंपैरिजन करने के बाद इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर लगता हो, मान लो अगर आपने 50 बार कोशिश करी उनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए, 50 में से अगर कभी एक बार भी वो आइडेंटिकल का रिलेशन बनाता हो, तो उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल ही बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि मॉलिक्यूल को आप जिस मर्जी तरीके से घुमा दो, जब उसको घुमाओगे ना तो मॉलिक्यूल हर एक एंगल से दिखने में अलग तरीके से नजर आएगा। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट होते टेट्राहेड्रल शेप में, अगर मैं सिर्फ उसी को चेंज कर देता हूं तो हमारी जिंदगी वहीं बर्बाद हो जाती है। ये तो फिर भी 2 कायरल सेंटर है, 2 सेंटर है इसके पास। ओके, तो जब हम इसको 3D के अंदर घुमाते हैं ना, तो
अलग अलग लोग की अलग अलग टिप्पणी होती है, बट एट द एंड जो रिलेशन बताता है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताती है। अगर उनमें रिलेशन एक बार में आइडेंटिकल आ गया तो आइडेंटिकल ही होगा। ओके, अगर एक बार में आइडेंटिकल नहीं हुआ तो इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर के बारे में हम लोग सोचेंगे, देखते हैं कैसे। तो हमने क्या किया सर, ये R का S और ये S का R, R का S मतलब इनेंशियोमर, S का R मतलब इनेंशियोमर। एक बार और रिपीट करता हूं, R का S मतलब ये कंपाउंड में से ये 50%, ये भी 50%, ये वाला भी 50%, ये वाला 50%, तो R का S सर 50% इनेंशियोमर दिखा रहा है। दूसरा चेक करते हैं, S का R सर ये भी 50% इनेंशियोमर दिखा रहा है, मतलब 100% इनेंशियोमर का रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, फिर मैंने आपको बताया बेटा आपको क्रॉस में भी एक बार चेक करना है। हमने क्या किया, R का R 50% आइडेंटिकल, S का S 50% आइडेंटिकल, मतलब टोटल 100% आइडेंटिकल, तो इसके बीच में जो रिलेशन आएगा वो होगा आइडेंटिकल। अभी देखते रहे। अब मैंने क्या किया, मैं रिलेशन निकालने जा रहा हूं फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में। तो हमने क्या किया, R का R 50% आइडेंटिकल, S का R 50% इनेंशियोमर। ओके, R का R 50% आइडेंटिकल, S का R 50% इनेंशियोमर। तो अगर कोई मॉलिक्यूल 100% आइडेंटिकल ना हो और 100% इनेंशियोमर ना हो तो डायस्टेरियोमर होता है। डायस्टेरियोमर टाइम लगेगा, अब इसको इस सबको सिखाऊंगा तो आप सब बातें सीख जाओगे, ठीक है, आप सबको सीख जाओगे, ध्यान से देखते रहो। अब मैं रिलेशन निकाल रहा हूं फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में, ध्यान से देखते रहना। सर ये R का S 50% इनेंशियोमर लग रहा है, सर ये S का S मतलब 50% आइडेंटिकल लग रहा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R का S इनेंशियोमर लग रहा है सर 50% और S का S 50% आइडेंटिकल लग रहा है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, डायस्टेरियोमर का। अब मैं एक और काम करता हूं, फर्स्ट एंड फिफ्थ के बारे में बता दो, तो डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं, R का S, S का S, S का S, R का S, R का S इनेंशियोमर, S का S आइडेंटिकल, R का S इनेंशियोमर, S का S आइडेंटिकल, तो मतलब रिलेशन क्या होगा अपना, डायस्टेरियोमर। देखते रहो सर। सेकंड और थर्ड के बारे में आप क्या कहते हैं, तुमने कहा देखो सर, S का R, S का R और R का R आइडेंटिकल इनेंशियोमर, S का R इनेंशियोमर, R का R आइडेंटिकल। ठीक, अगला सेकंड और फोर्थ के बीच में देखा जाए, S का S आइडेंटिकल, R का S इनेंशियोमर, S का S आइडेंटिकल, R का S इनेंशियोमर। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड के बाद फिफ्थ, क्या कहते हो, एस एस। अभी बार बताओगे आप लोग जरा, फर्स्ट एंड थर्ड वाले में क्रॉस नहीं किया, क्यों नहीं किया, आर का आर फर्स्ट एंड थर्ड में डैश नंबर आता है, आर का आर, एस का आर आता है। अब आगे देखो सेकंड और फिफ्थ में देखो, एस का एस आइडेंटिकल, आर का एस इनेंशियोमर, आर का एस इनेंशियोमर, एस का एस आइडेंटिकल, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा साहब अपना, डायस्टेरियोमर। अभी देखते रहो, मालूम है थर्ड एंड फोर्थ के बारे में पता करने चाहूं, अब इधर देखो भाई, अब ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में, R का S 50% इनेंशियोमर, R का S 50% इनेंशियोमर, मतलब मेरे को 100% इनेंशियोमर लग रहा है। अब मैं क्रॉस में चेक करता हूं, R का S इनेंशियोमर, R का S इनेंशियोमर, तो इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा साहब, इनेंशियोमर। वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं कहूं आपसे थर्ड एंड फिफ्थ के बारे में, तो आप क्या कहोगे, R का S, R का S, R का S, R का S,
वेरी गुड, ठीक है। अब अगला देखो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में, क्या मुझे बताओगे एक बार, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में, जल्दी बताओ। बिल्कुल सिंपल, एस 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 आइडेंटिकल, एस 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 आइडेंटिकल। क्या कहते हो भाई, समझ में आया क्या? अभी बताओ, समझ में आया ना? तो बहुत रिलैक्स होकर सुना करो। मैं आपको बताता हूँ बेटा, किसी भी एक कंसेप्ट को सिखाने से पहले मुझे 10, 15, 20 मिनट बात करनी पड़ती है, एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है कि उस कंसेप्ट के बारे में आप प्रॉपरली चीजें समझ जाएं। ये माहौल का मतलब है कि बहुत सारी कहानियां बतानी पड़ती हैं एक्चुअल में जो हुई थी उस टाइम पे। तो अभी ये टाइम हमारा ऐसा है क्रैश कोर्स का कि मैं उस टाइम को या उस बातों को ना बताकर डायरेक्टली कंसेप्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो आपका दिमाग कल से क्लास के अंदर या अभी से बिल्कुल तुरंत एकदम सटीक होना चाहिए, सर ने ये बात बताई और हमने उसी बात को फॉलो करना है। जब भी मैं कोई बात बोलूं तो उसको तुरंत लिख लिया करो क्लास में आते ही कि हमने इस बात का ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर। आप उसको लिख लिया करो, आप बस उस लाइन को बार बार रिपीट करते रहो, क्वेश्चन को देखते रहो, रिपीट करते रहो, क्वेश्चन देखते रहो, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी देखते रहो, अभी देखते रहो। अब मैं काम करता हूं, अभी बेटा डस्टर भी नहीं मिल रहा है वरना मैं साफ कर देता। थैंक यू बेटा वंतिका, थैंक यू। अब देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। अब ये कंपाउंड है, जरा इसको ध्यान से देखना, ठीक हो गया ना? देखो 1 2 3 एस, ये हो जाएगा आर, 1 2 3 आर, ये हो जाएगा अपना एस, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा अपना आर, अब ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा एस और 1 2 3 आर, ये हो जाएगा एस, 1 2 3 एस, ये हो जाएगा अपना आर। अब जरा गाइस ध्यान से देखना, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर इस पर लगे हुए चारों ग्रुप और इस पर लगे हुए चारों ग्रुप अब आइडेंटिकल नहीं है। ऊपर वाले के पास COH है और नीचे वाले के पास COMe। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अब आप इसका सेंटर इसी से देख पाओगे, क्योंकि इस पर लगे हुए चारों ग्रुप और इस पर लगे हुए चारों ग्रुप आइडेंटिकल है। अब आप क्रॉस में नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? इसके पास COH है तो इसके पास क्या है, COMe। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं देखना पड़ेगा इस तरीके से। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैं रिलेशन करूं तो R का S 50% एंशियोमर, S का R 50% एंशियोमर, तो ये क्या होगा साहब, एंशियोमर। अब मैंने क्रॉस में क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि इस पर लगे हुए चारों ग्रुप, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप अब आइडेंटिकल नहीं है।
ओके, अब देखो, अगर मैं कहूं फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिलेशन, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में सर आर का एस इनेंशियोमर और एस का एस आइडेंटिकल, तो ना इनेंशियोमर ना आइडेंटिकल, तो हुआ क्या ये डायस्टीरियोमर। वेरी गुड वेरी गुड। ये आइडेंटिकल वाला कौन था भैया? ओ रंजित सोनी। फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ के। अब एक बात देखना, क्या आप आर से एस मिलाओगे या आर से आर मिलाओगे? पहले मुझे इतना आंसर दो, क्या आप आर से एस मिलाओगे या आप आर से आर मिलाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आर से आर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यही ग्रुप आइडेंटिकल है ना, तो यही आपको ध्यान रखना। मेरे ख्याल से इतनी बात अगर समझ में आ गई तो समझ में आ गया, बहुत सारी बातें है ना। बिल्कुल सेम ग्रुप अटैच है, वेरी गुड। तो ये आर का आर हो गया, ये एस का एस हो गया। आर का आर आइडेंटिकल, एस का एस आइडेंटिकल, तो ये हुआ क्या साहब? आइडेंटिकल। 1 2 वाला दोबारा बता दो। आर का एस इनेंशियोमर, एस का आर इनेंशियोमर, मतलब 100% इनेंशियोमर। अब सेकंड और थर्ड के बीच में बता दो, सेकंड और थर्ड के बीच खुद बताओ, जल्दी बताओ। एस का एस आइडेंटिकल, आर का एस इनेंशियोमर, क्या बना साहब? डायस्टीरियोमर। ये देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन थी? अंशु सयाल डाया को सिया लिख रहे हैं, किसमें किसमें? साक्षी माता, साक्षात दर्शन दे दो बेटे आज, है नलायक। मैंने बताया तो क्वेश्चन में क्या चला रहा हूं, इस पर लगा हुआ चारों ग्रुप, इस पर लगा हुआ चारों ग्रुप आइडेंटिकल है ना, तो हमने इसके इसके बीच में देखा। अब मैं इससे इसको क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि इस पर लगे हुए चारों ग्रुप, इस पर लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। नलायक। सेकंड और फोर्थ के बीच में तो बताओ, सेकंड और फोर्थ के बीच में आर का एस, एस का आर, आर का एस इनेंशियोमर, एस का आर इनेंशियोमर, तो ये क्या हो जाएगा? इनेंशियोमर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताओ थर्ड और फोर्थ के बारे में बता दे, थर्ड और फोर्थ के बीच में जल्दी से बताओ, कहानी खत्म करें हम लोग। हो गया समझ में? आ गया? आ गया ना समझ में? अब देखो आगे, आप लोगों को बात सिखाता हूँ। देखो बेटा, जो बच्चे अभी हम हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मैं अभी भी इमेजिन यही करता हूँ कि मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ, मतलब क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ओके, और आप लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हो। वो बात अलग है कि हमारे बीच में एग्जैक्टली बात नहीं हो पा रही है, बट कम से कम हमारी बातें सुनी और लिखी जरूर जा रही है। तो मैक्सिमम में 10% का गैप होगा हम लोगों के बीच में, ठीक है, मेरे पढ़ाने के और आपके पढ़ने के बीच में सिर्फ 10% का गैप होगा। ओके, सो क्या है कि ये जो क्लासेस हैं एक फैमिली की तरह है ना, तो उसमें जो घर का मुखिया है वो गुस्सा हो सकता है, वो नाराज हो सकता है, आपस में हम लोग मजाक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो 10% गैप है ना, वो अगर आप लोग अभी करोगे तो वो 100% गैप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, कभी कभी आप लोग फेस एक्सप्रेशन देके समझ जाया करो कि सर नाराज हैं या मजे में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रिलैक्स रहा करो। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गई विशाल दिमान, नलायक कहीं का, कहाँ ये ओ गधेड़े। अभिषेक श्रीवास्तव नहीं पता, अब पता नहीं क्या लिखी यार सर, जो आपने आर एंड एस किया इसमें कैसे किया वो, नंबरिंग दो 1 2 3 4 नंबरिंग दो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते रहो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखते रहो, कहानी खत्म। ओके, अभी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ देखो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ पॉजिटिव सपोर्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सपोर्ट नेगेटिव, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, 4-5 क्वेश्चन है, मैं आपको सिखा देता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइंस के बारे में। कार्बोकेटाइंस के बारे में देखो बेटा, जो कार्बोकेटाइंस है ना, मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि पॉजिटिव सपोर्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सपोर्ट नेगेटिव। आपने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ये बात सीखी हुई है कि प्लस आई वाले ग्रुप एल्काइल ग्रुप होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से डोनेट करते हैं। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए CH3 पॉजिटिव और CH3 CH2 पॉजिटिव एंड देन उसके बाद CH3 CH पॉजिटिव बॉन्ड CH3 और ये है अपना CH3 बॉन्ड C पॉजिटिव बॉन्ड CH3 एंड देन CH3। तो होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, है ना, मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको लोग बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ लगा हुआ कार्बन अगर एक है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके साथ 2 कार्बन लग जाए तो उसको 2 डिग्री बोल देते हैं। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ 3 कार्बन लग जाए तो उसको हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला एंड देन उसके बाद 1 डिग्री वाला। ओके, अगला पॉइंट ये, अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि सर CH3CH पॉजिटिव बॉन्ड ऑफ CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव और उसके बाद CH2 पॉजिटिव एंड देन इस तरीके से पूछा जाए, तो हम कहेंगे सर इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको याद है ना, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हुआ है सर से, तो वहां पर उन्होंने सर ने ये बात बताई थी, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ लगा हुआ जो कार्बन होता है sp3 वाला, उस पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वही उसके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो रेजोनेंस हो रही है, तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो ये खुद हो गया, एक बार इस पे जाएगा, और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रही है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया AERHI, याद है आप लोग को AERHI, AERHI, तो उसमें क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला होता था, और मतलब इनसे ज्यादा स्टेबल यही वाला होता, इससे ज्यादा स्टेबल यही दोनों होंगे, और जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एक बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला एक और पॉइंट है, अगला एक और पॉइंट है कि एक और क्वेश्चन है, जो ये वाला कंपाउंड है ना, और इसके बीच में अगर पूछा जाए 3 डिग्री वाले में से, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके, और इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर मान लो CH2 CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहां पे आ गया पॉजिटिव, अब इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन,
ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये वाला भी 3 डिग्री ही कार्बोकेटायन है। बट अगर इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के सामने 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। और अगर कोई और 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन हो जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन ना होकर 8 या 8 से कम हो तो उसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो। क्या आपको बेटा इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं आगे चलूं? इसी तरीके से कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को देखना है। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है मिथाइल कार्बन एनायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 1 डिग्री कार्बन एनायन is more stable than that of 2 degree carbon is more stable than that of 3 degree carbon। मतलब ये कि अगर हमसे पूछा जाए कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है तो हम बोलते हैं मिथाइल वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। पता है क्यों? क्योंकि ये कार्ब एनायन है और ये जो है ना ये प्लस आई ग्रुप है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पॉजिटिव सपोर्ट पॉजिटिव, नेगेटिव सपोर्ट नेगेटिव की जो कहानी होती है वो यहाँ पर देखो एक नेगेटिव के साथ कोई नहीं है बट इस नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव आ गया, इस नेगेटिव के साथ 2 पॉजिटिव आ गए, इस नेगेटिव के साथ 3 पॉजिटिव आ गए। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा हुआ है और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देने के इच्छुक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा, दो भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 3-3 इलेक्ट्रॉन देने लगे हुए हैं, तो वो उसको अनस्टेबल करेगा, है ना? इसलिए इसका ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। ओके, गॉट इट बेटा? ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू श्रुति, थैंक यू बेटे। मतलब कहीं ये जाते जाते मैं हंस लूं इसलिए तो नहीं था ये सब। चलो एनीवेज, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रुति, थैंक यू बेटा। अच्छा ये देखो रजस्वनी को देखो, हमेशा ही उश रहना चाहिए। वाह, तेरे को बेटा ऊषा ही चाहिए, मैं समझ गया तेरे को।